लगता है आज रात बारिश होगी। अखबार में लिखा है क्या? हाँ। तो फिर बेफिक्र रहिए, बिल्कुल नहीं होगी। अरे देखिए ना, आसमान कैसा साफ हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, सुंदर तो बहुत है। हाँ, मैं तो कहता हूँ शरद 25 नवंबर को लापता हुआ था, है ना? हाँ। यानी वो मरा होगा तो 25 को ही। भाभी जी चाहती हैं कि तो क्या कमला ने जन्मपत्री बनाने को बोला है? हाँ, माने भाभी जी जानना चाहती हैं कि 25 नवंबर शरद के लिए शुभ दिन था या अशुभ दिन था। यदि शुभ दिन था हाँ? तो उसकी मृत्यु तो असंभव है। लीजिए लीजिए, मिसेस तनेजा का फोन आया है। उसे क्या हुआ? मैं क्या जानूं क्या हो गया, आप ही जाकर पूछिए। चिड़ैल कहीं की, बोल तो ऐसे रही थी मानो बहुत तकलीफ में हो। अरे कह देती थोड़ी देर लेटी रहे। मैं क्यों कहने जाऊं, आपकी मधुर आवाज सुने बिना उसे चैन कहाँ। मुझे तो उसकी परफ्यूम की खुशबू फोन पर भी आ रही थी। जाओ जाओ, व्याकुल हो रही होगी। हाँ, जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, मेरी तो बड़ी मुसीबत है। अरे क्यों बेचारे को कोचती रहती हो, डॉक्टरी पेशा है। अरे औरतों के फोन तो करेंगे ही करेंगे भाई, बोलो। हाँ तो करे ना, मैंने कब मना किया है। मैंने तो बस इतना ही कहा है कि मिसेस तनेजा का फोन है। तुम लंबे अरसे तक नर्स रही हो, बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हो। अब आपकी बात समझ में आ गई। अरे हाँ, अनु आ गई है ना? हाँ। उसे कहिएगा कि दोपहर में उधर आए। हम लोगों ने उसके मकान में क्या क्या बदलाव किए हैं सो देखते जाए। चलो बोल दूंगा। तो क्या तुम इस मामले में उससे तर्क करना चाहते हो? नहीं, तर्क नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि माँ ये समझ ले कि हमें से कोई भी शरद को जिंदा नहीं मानता। वो क्यों ना उसके सपने देखें, क्यों ना रात रात भर उसकी प्रतीक्षा करें। क्या हम और आप कभी भी उनकी इस बात का खंडन करते हैं? उनसे साफ साफ कभी भी ये कहते हैं कि हम शरद की ओर से निराश हो चुके हैं, आज नहीं बहुत पहले। तो क्या तुम ये बात उससे कह पाओगे? हमें कहना होगा लाला जी। सारी फसाद की जड़ ये अखबार है। हर तीसरे चौथे किसी न किसी लापता व्यक्ति के लौटने की खबर छप जाती है। अब ऐसे में अगला आदमी शरद हो, इससे कैसे इनकार किया? अच्छा ठीक है, ठीक, आप बैठिए, आराम से बैठिए। आप जानते हैं अनु को मैंने यहाँ क्यों बुलाया? नहीं तो क्यों? आप जानते हैं लाला जी? हाँ, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ, पर माजरा क्या है भाई? मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। अनु शरद की मंगेतर है। वो उसकी मंगेतर अब नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ की नजर में शरद भी जिंदा है, इसलिए तुमसे उसकी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रदीप अनु से शादी नहीं कर सकता। अरे तुम इस बारे में सोच रहा है, ये तुम्हें पता है क्या? वो सोच रहा है। अच्छा चलो मान लो सोच ही रहा है, तो माजरा क्या, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? छोड़ो तुम उसे। क्या देखो, अनु प्रदीप से शादी नहीं कर सकती, वो भी अपने मन में जानती है अब कि वो उसके ऐसा नहीं कर सकती है। अनु के मन में क्या चल रहा है तुम्हें पता है क्या? उसके मन में कुछ और होता तो अभी तक कुंवारी क्यों रहती? दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? ना जाने उसके इस इंतजार का कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, वो फिर भी अपने निश्चय पर अड़ी हुई है। अनु क्यों इंतजार कर रही है तुम्हें नहीं पता ना? जिस लिए मैं कर रही हूँ उसीलिए वो भी कर रही है, और वो पत्थर की तरह दृढ़ है। ये सोचकर मेरा विश्वास भी दृढ़ हो जाता है कि मैं सही सोच रही हूँ। क्या हम लोग फालतू बात पे झगड़ा कर रहे हैं? छोड़ो ये सब बातें। देखो आज मौसम बहुत बढ़िया है, चलो बाहर घूम के आते। देखो, उसके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। बाहर वाले करे तो करे, लेकिन शरद के पिता या उसका भाई बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अरे आखिर तुम उससे क्या चाहती हो? क्या लोगों ने बाबूजी के बारे में बातें करना बंद नहीं किया है? अब कोई भी उनकी बात नहीं करता। सब लोग भूल गए हैं बेटा। मुझे सच सच बताइए, अगर मोहल्ले में लोग अभी भी उनके बारे में बातें करते हो तो मैं किसी से भेंट नहीं करना चाहूँगी। तुम बेकार चिंता मत करो। तो लोग अभी भी मुकदमे की चर्चा करते हैं। सिवाय मेरी पत्नी के अब कोई चर्चा नहीं करता। जब हम लोग यहाँ से गए थे तब सबकी जबान पर बस एक ही शब्द था, हत्यारा। याद है किस तरह मिसेस शर्मा गली में खड़ी होकर चिल्लाया करती थी? सब यही है, सब यही है। करीब 2 साल पहले एक लड़के से मेरी शादी की बातचीत पक्की हो चली थी। तो फिर की क्यों नहीं? तभी तुमने जो पत्र लिखने शुरू कर दिए। मतलब तुमको तभी आवाज मिल गया था? हाँ, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। कितने दिनों तक तुमने कुछ लिखा ही नहीं, और जब लिखा भी तो ऐसा घुमा फिरा कर कि बस। अनु मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इतने दिनों तक खामोश क्यों थे? मुझे तो लगा कि क्या मैं ही तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ।
हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है लाला जी। क्या हुआ, आपने कुछ कहा नहीं? क्या कहूँ? ठीक है, मैं खुश हूँ। ये कल्याण इलाहाबाद से फोन किया था। इलाहाबाद से? क्यों? अनु ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं तो, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उसे खुद भी नहीं पता होगा। प्रदीप, तुम अनु को ठीक से समझ तो गए हो ना? आप भी क्या सवाल पूछते हैं लाला जी। भाई, मुझे ताजुब हो रहा है कि 3 सालों तक कल्याण ने अपने पिता की कोई खबर नहीं ली। आज अचानक वो नैनी पहुंच जाता है, अनु यहाँ आ जाती है। तो देखो, मेरे मन में एक सवाल है, हो सकता है कि ये पागलपन वाला हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं अनु के मन में मेरे खिलाफ कोई बुरे ख्याल तो ना जाने आप क्या कहे जा रहे हैं। देखो, कोर्ट में अंतिम दिनों तक सीताराम मुझे ही दोषी ठहराता रहा। अनु उसी की लड़की है। कहीं अनु को कुछ पता लगाने के लिए तो नहीं भेजा गया है? क्यों? पता लगाने को है ही क्या आखिर? देखो, घृणा बहुत बुरी चीज होती है। घृणा के मारे लोग ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन आप ये सब फालतू की बातें सोच ही क्यों रही हैं? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? देखो, कल्याण के साथ अनु को विदा कर देना। माँ, मैंने कहा ना, आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगा। अरे, तुम तैयार हो गई? गुड। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या फर्क पड़ता है बेटी, हम लोग जितने बीमार होते हैं उतनी अधिक जीते हैं। माँ से कह दो ना, मुझसे अब ये चोरी सही नहीं जाती है। तुम चिंता मत करो, रात में खाऊंगा, ठीक है? और हाँ, एक बात और, बहुत खूबसूरत है, मैं शर्ट पहन कर आता हूँ, ठीक है? हाँ। तुम तो ऐसे बन रही हो अनु जैसे कुछ जानती ही ना हो। सारा मोहल्ला सैयद को जानता है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, किसी से कुछ छुपा थोड़ी है। तो फिर लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? चाय नाश्ता करते हैं, ताश खेलते हैं। वो तो इसलिए कि सब लाला जी की होशियारी की दाद देते हैं। वैसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से भी नहीं। पर अनु, प्रदीप को दूसरों को सलाह देने से पहले खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देख लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। भाई, ऐसी आदर्शवादिता तो मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। अरे अरे प्रदीप भैया, आओ आओ, कैसे हो? भाभी जी की तबीयत कैसी है? उनका सरदर्द तो अभी भी बना हुआ है। शांति भाभी भी खूब है, बहुत अच्छी नर्स मानी जाती हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो हर किसी की तारीफ के पुल बांध देते हो। अरे, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोगों को बहुत मानती हैं, खासकर मुझे। वो तुमसे घृणा करती है। अनु, और तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि लोग अभी भी बाबूजी के बारे में बातें करते हैं? और तुम्हें पता है, ये लोग लाला जी को दोषी मानते हैं। ओहो, बैठ। उससे किसी का क्या बनता बिगड़ता? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। तुम्हें ये बात परेशान कर रही है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। देखो, अगर लाला जी ने कोई गड़बड़ की होती तो क्या मैं उन्हें माफ कर सकता था? देखो, मैंने बाबूजी की तरफ से इसीलिए मुंह मोड़ लिया था, और अगर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा यकीन कर, लाला जी बिल्कुल निर्दोष है। एक बार गलती से उन्हें ज़रूर दोषी मान लिया गया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है? पर भैया बाबूजी के यहाँ से आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है। मैंने कहा ना, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक है। नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर रही हो क्यों? क्योंकि इसके पिता ने हमारे सुखी परिवार को बर्बाद किया। कल्याण, तुम कुछ ज्यादा ही बोल। प्रदीप, हमारे बहस करने से कोई लाभ नहीं है। इसे मेरे साथ घर लौट चलने के लिए कह दो। क्यों? तुम्हारे कह देने भर से ही सब कुछ हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और इस बदतमीजी से बात करने का कोई मतलब है कल्याण? तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। भैया, कोर्ट में कोर्ट तुम्हारे बाबूजी को नहीं जानती थी, पर तुम जानती हो, या तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यह सब जमुना प्रसाद जी ने किया है। बोलो वरना तुम्हें उठाकर बाहर भेज दूंगा। अनु, इसे बाहर जाने को कहो, बाहर भेजो इसे। भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ, ये सब बापूजी कोर्ट में कह चुके हैं, और तुम तो जानते ही हो वो अपनी बातों से कैसे पलट जाया करते थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी आंखों में देखकर जवाब देना। क्या तुम अपने पिताजी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। क्या वे ऐसे मालिक हैं कि उनके जानकारी के बिना उनके कारखाने से 121 दागी सिलेंडर चले जाएं और उन्हें खबर तक ना हो? बिल्कुल, वो ऐसे ही मालिक हैं। ये वही आदमी है जो खुद दुकान छोड़ने से पहले ये चेक करता है कि हर लाइट बुझा दी गई है या नहीं। हाँ, ये वही जमुना प्रसाद है। वही जमुना प्रसाद, जिसे यहाँ तक मालूम होता है कि एक दिन में किस मजदूर ने कितने मिनट बीड़ी पीने में लगाए और कितनी बार पेशाब करने का। हाँ, वही आदमी। और मेरे बाबूजी, जो बिना किसी के राय के खुद के लिए एक कमीज तक नहीं खरीद सकते, वो इतना बड़ा काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारी पर। और चूंकि वो बुज़दिल हैं, इसलिए जब उस जिम्मेदारी को निभाने का मौका आया तो बड़ी ही आसानी से उन्होंने सारा दोष किसी और के सिर डाल दिया। ओह प्रदीप, तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। भैया, इस तरह बातें मत करो। लगता है जैसे कहीं कुछ बदला ही ना हो। आप बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल एकदम।
लाला जी पे भी उम्र का कोई असर नहीं दिखता है। तुम सब में सबसे स्वस्थ मैं हूँ, बीमारी को पास भी नहीं फटकने देता। इन्हें 15 वर्षों में एक भी बार सर्दी तक नहीं हुई। लेकिन उस बार की निमोनिया को छोड़कर। क्या? अरे युद्ध के समय जो मुझे निमोनिया हो गया था। हाँ, याद आया। उस निमोनिया को छोड़ करके मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ये उस दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, कारखाना जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि उन्हें मैं कभी जानता हूँ कि समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा, लेकिन उस दिन की घटना के लिए मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया। यदि उस दिन मैं कारखाने जा पाता तो शायद सीताराम को यह हरकत कभी नहीं करने देता। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि इन्हें कभी सर्दी तक नहीं हुई? मैंने कहा ना कि एक बार बीमार हुए थे। तुमने सुना? हर बीमारी इंसान को याद रहती है क्या? निमोनिया याद रहता है, और खास करके तब जब ये उसी दिन हुआ हो जिस दिन आपका पार्टनर इतनी बड़ी भूल कर बैठा हो। अनु मैं सच कह रहा हूँ, अगर अभी लाला जी यहाँ होते तो मैं उनका गला घोट। अब दुनिया को दोष दीजिए, पत्र का मतलब समझ में आ रहा है लाला जी? हाँ, समझ में आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। प्रदीप, गाड़ी निकालो, मैं कोट पहन करके आता हूँ। तुम क्यों जाओगे? रात बहुत हो गई है। तुम क्यों जाओगे? अब मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। तुम रोकोगे? वो जेल में कितने दिन जिंदा रहेंगे? तुम उन्हें मार डालना चाहते हो? मेरा ख्याल था आप इसे पढ़ चुकी हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी तो है। फिर शरद आपके लिए क्या था? महज पत्थर का एक टुकड़ा जो पानी में गिरकर गायब हो गया। सिर्फ अफसोस कर लेने से कुछ नहीं होता। शरद ने आपके और लाला जी के अफसोस कर लेने के लिए ही जान नहीं दी थी। और हम लोग कर ही क्या सकते थे? आप लोग और अच्छे बन सकते हैं। आप लोग ये जान सकते हैं कि परिवार के सीमित दायरे के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी। जब तक आप लोग ये नहीं समझते तब तक अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप लोग ही होंगे, क्योंकि उसने इसीलिए जान दी थी। पिताजी,